आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान और 30 मई को, जी हां, जो कल बीता है, मोदी 2.0 यानी मोदी का जो दूसरा दौर है, मोदी युग 2, उसका आगाज हो चुका है। तारीखी तौर पर अगर हम पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार की तरफ देखें तो ये मोदी सरकार ही जिसने अक्सरियत के साथ दोबारा हलफ लिया है। मुल्क, देश एक नए दौर मोदी युग में चल रहा है। मोदी युग को असरदार बनाएंगे उनके सिपहसालार, यानी कि आम जबान में हम उनकी काबीना की बात कर रहे हैं। मोदी हुकूमत पार्ट 2 में ज्यादातर पिछले चेहरों को मौका मिला है, लेकिन पोर्टफोलियो बदल दिए गए हैं। तो कुछ सरप्राइजेस भी हैं जिनके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, हम भी नहीं सोच सकते थे। अमित शाह की कैबिनेट में शमूलियत और उन्हें वजारत दाखिला दिया जाना मुल्क को एक खुशाइंद पैगाम है। साथ ही मुल्क मुखालिफों के लिए खतरे की घंटी भी है। वहीं एस जयशंकर और प्रताप चंद्र सारंगी जैसे चेहरे शामिल करके काम करने के मोदी स्टाइल की झलक भी साफ नजर आती है। एनडीए के साथियों को भी नुमाइंदगी देते हुए पीएम मोदी ने गठबंधन धर्म को बखूबी निभाने की कोशिश की है दूसरी बार भी। तो साथ ही नीतीश जैसे साथियों की कैबिनेट से दूरी पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा, हालांकि इस मामले में लगातार सफाई भी मिलती रही। कुल मिलाकर कैबिनेट नए जोश के साथ आवाम के लिए तैयार है और काम का आगाज भी हो चुका है। कैबिनेट ने पहला फैसला लेते हुए शहीदों के बच्चों को स्कॉलरशिप में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। जो 2000 लड़कों को मिलती थी वो 2500 और लड़कियों को बढ़ा करके 3000 स्कॉलरशिप कर दी गई है। ये वो तमाम सैनिक होंगे, पुलिस के लोग होंगे या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होंगे जो कि आतंकियों से, नक्सलियों से, इस तरह के लोगों से मुकाबला करते हुए शहादत को पाते हैं। तो उनके बच्चों के लिए पहला फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा किसानों के लिए भी बात हुई है। हम इस पर बात करते हैं, लेकिन हमारे जो 5 सवाल है जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा चलेगी, वो 5 सवाल भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा आज का पहला सवाल है कि नई काबीना के शामिल जो चेहरे हैं, नई काबीना में शामिल जो चेहरे हैं, उन पर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। हमारा एक्सपर्ट का पैनल आपको बताएगा कि कैसे ये लोग काम करेंगे, क्या इनसे उम्मीद है और क्यों इन्हें ये मौका दिया गया है। दूसरा सवाल, चुनावी रियासतों से 13 वजीरों की नुमाइंदगी कितना फायदा देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है आगे जिन रियासतों में चुनाव है। तीसरा सवाल, वजीर दाखिला के तौर पर अमित शाह कितना अहम फैसला, इस पर भी हम बात करेंगे। चौथा सवाल, मोदी की नई काबीना का पहले 100 दिनों का प्लान कैसा होगा, यह भी बनना शुरू हो चुका है और पहली जो बैठक हुई उसमें तय भी हो चुका है। अभी उसको उस पर बारे में थोड़ी ब्रीफिंग भी हो रही है, जल्दी ही पूरा प्लान नजर आएगा, उस पर कैसे काम होगा। और हमारा आज का 5वां सवाल, कैबिनेट में सरप्राइज चेहरों से कैसा आउटपुट मिलेगा। एस जयशंकर जैसे लोग जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया था, लेकिन उन्हें सीधे कैबिनेट में लेकर वजीर खारजा बनाया गया है, सीधे विदेश मंत्री बनाया गया। और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा, आम बजट पेश किया जाएगा देश का। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नई सरकार का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा। मेरे साथ मेहमान जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है सीनियर सहाफ़ी अनिल मिश्रा जी, जो कि लगातार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्रामों में अपनी गिरा कदरा रखते हैं। मेरे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है, खैर मकदम है। आरएसएस की विचारधारा को पूरे मुल्क में फैला रहे हैं और आरएसएस में शामिल होने वाले कुछ चंद मुस्लिम चेहरों में से एक हैं जो बाकायदा स्वयं सेवक हैं। तो गुलरेज शेख साहब, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं, मैं सबसे पहले अनिल जी के पास आना चाहूंगा। अनिल जी, मैंने तो 5 सवाल रखे हैं, वो तो बात का है ही, लेकिन उसमें जो खास तीसरा सवाल था वही देश में बड़ा चर्चा का विषय बना रहा और वो है अमित शाह। अमित शाह जिन्होंने जब हलफ लिया तब से कयास आ रहे हैं शुरू गई थी कि कौन सा इनको पोर्टफोलियो मिलना है, और कल तक मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका है वो सरप्राइज वाला होता है। तो कल तक यही चर्चा थी कि वित्त मंत्रालय, वजारत खजाना, लेकिन उसके बाद ये आता है जब डिक्लेयर होता है कि उन्हें बनाया जा रहा है वजीर दाखिला। और यही देश की जनता भी चाहती, मतलब हम सोशल मीडिया में भी देखते थे कि लोग इस पर बात करते थे। कैसे आप देखते हैं, किस तरह का आउटपुट निकलेगा, किस तरह की उम्मीदें और रणनीति क्या हो सकती है इसके पीछे, एक सहाफी के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं और मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम को बधाई। नई सरकार का गठन हुआ है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है और निश्चित है देश हमारी नई दिशा और दशा को छुएगा, ऊंचाइयों की बुलंदियों की तरफ बढ़ेगा। प्रश्न आपका है अमित शाह जी का। मोदी जी के मंत्रिमंडल में अगर आप ध्यान दें तो लगभग काफी लोगों को, पुराने लोगों को फिर से लाया गया है, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो लगभग 24 नाम लोग ऐसे हैं जिनको जो पिछले मंत्रिमंडल में थे इस बार नहीं है और इस बार नए लोग रखे गए हैं। 2-4 उसमें बहुत सरप्राइजिंग
सरप्राइजिंग नाम है। लेकिन अमित शाह जी की बात ली जाए तो बिल्कुल सच है कि अमित शाह जी जिस ढंग से अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के बाद पिछले चुनाव से ही आप देखें जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली और जो उन्होंने एक रिजल्ट दिया 2014 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और फिर जहां इस बार गठबंधन के तहत कि सारे राजनीतिक पंडितों का या जो भी एक चुनावी समीकरण बैठाते हैं, जो एक परंपरागत हमारे यहां चुनावी क्या एक आकलन होता चला आ रहा था, वो इस बार भी हुआ था और सब बिल्कुल आश्वस्त थे कि यही रिजल्ट होने जा रहा है। लेकिन अमित शाह जी और या मोदी जी कहे, इन लोगों की केमिस्ट्री ने पूरे आकलन को ध्वस्त किया। तो एक तरफ अपने परफॉर्मेंस को, अपने टैलेंट को, या आप कहें कि जो उनके नाम के आगे चाणक्य शब्द जोड़ा जाने लगा था, शायद वो उसको इस बार पूरी तरह से उन्होंने प्रूव किया है। तो एक तो पहला ये कि मोदी जी ने अपने टैलेंट को सिद्ध कर दिया। अब बात आती है कि सच है कि जब से कैबिनेट की बात हो रही थी तो मोदी जी शाह साहब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं, इस पर चर्चा चल रही थी। फिर जब ये क्लियर हुआ कि शाह होंगे तो फिर कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उसमें चूंकि पहले नंबर मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ जी का शपथ ग्रहण समारोह लेना और तीसरे नंबर पर अमित शाह जी का लेना, तो कहीं ना कहीं अभी तक एक जैसा परंपरा में या रूटीन में देखने में आया है कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्टर ही लगभग शपथ लेता है, क्योंकि नंबर 2 का कैडर होता है उसका। लेकिन वहां पर मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठता का या कुछ चीजों का ध्यान रखा गया राजनाथ जी को, तो और ये कयास लगाया जा रहा था कि निश्चित रूप से इनको वित्त मंत्री मिलेगा चूंकि, लेकिन अंततः आज जब बात खुलकर आई तो सामने आई कि निश्चित रूप से गृह मंत्री बनाए गए हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे कारण मैं वही जानना चाह रहा हूं कि दरअसल अमित शाह का जो काम करने का अंदाज है, वो गृह मंत्री रह चुके हैं, गुजरात में भी रह चुके हैं, और वो दौर जो लोगों ने देखा है उनका गृह में होम मिनिस्टर के तौर पर गुजरात का, वो भी अपने आप में यादगार है और उस पर वो चर्चाओं से भरा रहा है। ऐसे में देश के गृह मंत्री के तौर पर, देश के वजीर दाखिला के तौर पर आपको क्या लगता है, कुछ वहां भी बड़े सरप्राइजेस हमें देखने को मिलेंगे? इस पर जरा रोशनी। जी बिल्कुल, देखिए एक तो वो गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं और रह ही नहीं चुके हैं, गृह मंत्री रहते हुए ने गुजरात में पूरा प्रूव किया जिस ढंग से चीजों को वहां उन्होंने संभाला, तो अनुभव की तो उनके पास सही है। लेकिन आज जब वो देश के गृह मंत्री बनाए जाते हैं, इसके पीछे बड़ी सोची समझी रणनीति है। जैसा हम एक पत्रकार हम लोग एक आकलन कर सकते हैं कि देखिए पूरे चुनाव के दौरान 2-4 चीजें ऐसी थी जिन पर पूरा चुनाव फोकस था। सबसे अगर एक वर्ड में कहा जाए तो वो राष्ट्रवाद था, लेकिन उस राष्ट्रवाद का अगर आप विभेदीकरण करें तो उसमें 4-5 मुद्दे आते हैं। सबसे प्रबल मुद्दा था जिस पर पहले भी सरकार में बहुत फोकस किया गया था, वो नक्सलवाद था, जो कि आज की डेट में आतंकवाद से बड़ा हमारे लिए जहर बन चुका है। तो एक तो नक्सलवाद पर कड़ी कार्रवाई पिछली बार हुई, लेकिन उससे भी बड़ा प्रहार करने का प्रयास जिसमें अमित शाह जी फिट बैठेंगे। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो धारा 370 जिसकी डिमांड पूरे देश में चल रही थी और आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही है, पिछली बार सरकार नहीं कर पाई, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो चुनाव के कई रैलियों में अमित शाह जी ने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया था कि अगर मोदी जी की सरकार बनेगी तो हम वादा करते हैं कि हम 370 हटा देंगे। तो निश्चित रूप से एक बार वो भी कैसे मैनेज होगा, क्या मैनेज होगा, अमित शाह अपनी कूटनीति के तहत करेंगे। तीसरा मुद्दा आतंकवाद है और चौथा मुद्दा अगर आप देखें तो जो देश में एक इंटरनल एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों को व्यापक तौर पर एक जिसको कहते हैं ना सहजता के साथ चलाने का जो एक प्रयास होगा, वो अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। और उससे बड़ा अगर एक मुद्दा आप ले तो अगर आप ध्यान दें तो अब उस पर हमें आपको सरप्राइज जो शब्द आपने यूज किया है वो है एनआरसी। एनआरसी को लेकर जो इतना डिस्प्यूट अभी हो रहा था, लेकिन जिस पर अमित शाह जी अपनी चुनावी रैलियों के दौरान विशेष जोर दे रहे थे, उसमें वेस्ट बंगाल भी आता है, साउथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी आते हैं। निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़े, लेकिन बड़े संतुलित ढंग से, बड़े सुनियोजित ढंग से बढ़े। इसलिए मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े टॉपिक को कहीं बैलेंस रूप में सुनियोजित ढंग से बढ़ाने के लिए मोदी जी ने अमित शाह पर विश्वास किया और गृह मंत्री पद दिया। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास और भी सवालों के साथ। तो मैं एक बार रुक करूंगा डॉक्टर गुलरेज शेख साहब का। गुलरेज शेख साहब, नई काबीना में जो चेहरे हैं उनसे उम्मीदें भी हैं, उसके पीछे रणनीति भी होगी, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काम करने का जो तरीका है उसको देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि वो प्रयोग करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो आपको फौरी तौर पर एज अ बीजेपी लीडर और एज अ संघ विचारक क्या समझ में आ रहा है, देश को किस तरफ ले जाने की कोशिश आप इसमें देख रहे हैं, और अगले कितने दिनों बाद हमें इसका आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा आपको लगता है, इन 5 सालों की अगर हम बात करें तो? देखिए, एक बात आप एनालिसिस करें यदि, क्योंकि हमारे बीच में एक वरिष्ठ एनालिस्ट भी बैठे हैं, कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो होती है, जो जिसके अंदर प्रधानमंत्री होते हैं,
गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये आप बहुत लंबे अरसे के बाद आप देख रहे हैं कि एक भारी भरकम जो पॉलिटिकल वेट जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल वेटेज वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है और इसके दूरगामी परिणाम आते हैं। इसके पूर्ववर्ती सरकार में आप देखिए तो चाहे वो सुशील कुमार शिंदे को रखा गया हो या फिर प्रकाश चंद्र सेठी जी जैसे लोगों को रखा गया हो, तो पॉलिटिकल लाइट वेट्स को रखा जाता था। तो अब आप देखिए कि अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, फिर जयशंकर जी, तो इस प्रकार के जो लोग हैं ये केवल अनुभव ही नहीं है, ये अनुभव का भी मिश्रण है, यह पॉलिटिकल वेटेज का भी मिश्रण है, यह नवाचार का भी मिश्रण है और ये डिलीवरी का भी मिश्रण है। तो ये इन सब के जो कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है सर, वो ठीक है डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आउटपुट भी चाहेगी। जिस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरे के सामने रखते हुए देखते हुए लोगों ने चुना है, बम्पर तरीके से चुना है, वैसा आउटपुट भी चाहेगी। और हो सकता है कि इस मामले में उजलत भी बरते, जल्दबाजी भी बरते, वो भी आप लोगों पर एक बड़ा दबाव रहेगा। तो देखिए, मुझे आप थोड़ा सा समय दें तो मैं चारों प्रमुख जो मंत्रालय हैं उनके विषय में बोलूंगा। आप अमित शाह जी के गृह मंत्रालय की यदि बात करते हैं तो अमित शाह जी को अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बतौर गृह मंत्री गुजरात में, तो वो एक नए व्यक्ति नहीं है ऐसे मंत्रालय से डील करने के लिए। और जहां तक असर्टिवनेस की बात है तो उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता कि अमित शाह एक असर्टिव मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो जो पॉलिसीज हैं और जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लेने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए आवश्यकता थी एक असर्टिव मिनिस्टर की जो बिना किसी चीज से दबे हुए काम कर सके, और अमित शाह वही हैं। दूसरे जो है राजनाथ सिंह जी की हम बात करें तो भारत को देखिए सामरिक शक्ति बनने के लिए आपको आवश्यकता है डिफेंस प्रोक्यूरमेंट्स की, और यहां पर मेक इन इंडिया करने की डिफेंस इक्विपमेंट। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि डिफेंस को इतना अछूत बना दिया गया है, डिफेंस मंत्रालय की परचेजिंग को, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से घपले होते थे, घोटाले होते थे, तो जो भी मिनिस्टर होता था वो हमेशा डरा रहता है अपनी उंगलियां जलाने से कि मैंने कुछ भी परचेज किया या कुछ भी प्रोक्यूरमेंट किया तो मेरी उंगलियां नहीं जल जाए, मुझ पर लांछन नहीं लग जाए। इसलिए आवश्यकता होती है उसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो, जिसकी असर्टिवनेस भी हो और पॉलिटिकल विजडम भी हो। तो इन सबका कॉम्बिनेशन दिखते हैं हमको राजनाथ सिंह जी, और जिन्होंने गृह मंत्रालय संभाला हो तो उनके लिए काफी आसान होता है कि डिफेंस को भी देखना। पैरामिलिट्री से ऊपर उठकर आप मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को देखें। फिर आप बात करें जो जयशंकर जी को विदेश सचिव बनाया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो स्थापित उन्होंने सबसे बड़ी जब करी थी जब चीन के साथ डोकलाम हमारा विवाद चल रहा था और जिसको बड़ी अच्छी तरह से सुलझाया गया। यह पहली बार था जब भारत चीन के सामने बिना झुके अपनी बात मनवाया है। इसी के साथ में आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ही इज अ पर्सन जो कि चीनी भाषा में भी अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। और अभी जो शक्ति का जो दो केंद्र है, एक अमेरिका और एक चाइना, हमको उन दोनों से कंपटीशन भी करना है और समन्वय भी बिठाना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वे राजदूत रह चुके हैं। ठीक है, मैं इस पर और तफसील से बात करने के लिए आऊंगा डॉक्टर गुलरेज शेख। एक एक करके मैं थोड़ा चाह रहा हूं चेहरों पर, जैसे अमित शाह पर अभी बात की, एस जयशंकर साहब से पर भी मैं बात करूंगा। जरा और प्रतिक्रिया ले लूं। मेरे साथ शुभ्र कमल दत्ता जी भी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। शुभ्र कमल दत्ता साहब, कैसे देखते हैं मोदी कैबिनेट को, नई मोदी कैबिनेट को, जिन लोगों को शामिल किया गया, जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कैसा देखते हैं? एक बहुत ही शानदार कैबिनेट है, काफी जुझारू कैबिनेट है, अनुभवी कैबिनेट है, और पुराने जितने सारे अनुभवी लोग हैं उनके साथ साथ नया चेहरे काफ़ी सारे आए हैं। महिलाओं को भी उस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। भारत के हर प्रांतों को रिप्रेजेंटेशन मिली है इस कैबिनेट में। युवा चेहरा भी काफ़ी है, और जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए अपर कास्ट, ओबीसीज और अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी कम्युनिटी, सबको ही रिप्रेजेंटेशन मिला है। चार प्रमुख रूप से अगर महत्वपूर्ण जो चार कैबिनेट
आपके जो मंत्रालय है, डिफेंस हुए, विदेश नीति हुए, आपके फाइनेंस हुए और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री हुए। ये चारों मंत्रालय किसी भी सरकार के 4 पिलर होते हैं कामयाबी की, और ये चारों पिलर पे अगर सक्षम लोग अगर हो, अनुभवी लोग अगर हो और परिपक्व लोग अगर हो, तो नेचुरल है कि उसका जो फायदा होता है, उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड होती है, वो भी उस तरह से दूरगामी होता है और शानदार होता है। इस सरकार से जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है, इस सरकार को लोगों की प्रचंड अपेक्षाएं भी हैं इस प्रचंड बहुमत के साथ, और कई सारे आकांक्षाएं भी हैं और काफी सारी उम्मीद भी है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका 5 साल का कार्यकाल इतना शानदार रहा, जिसी के चलते इतना शानदार बहुमत इस बार मिला है 19 में। इसलिए मैं समझता हूं कि अपेक्षाएं बहुत है, आशाएं बहुत है, चुनौती भी बहुत सारे हैं। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो डिफेंस के किस तरह से डेवलपमेंट हो, डिफेंस का किस तरह से तमाम देशों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम लोग एक पार चल सके, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। बहुत सारे सामाजिक जटिल समस्याएं हैं, उसको भी कहीं ना कहीं पे पूरा करना बहुत आवश्यक है। सबको लेके चलना और सबका विश्वास जीतना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ राष्ट्रवाद पे पूरा चुनाव लड़ा गया है, तो राष्ट्रवाद के तमाम जितने इशूज हैं, उन सबको भी विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और इस पे मैं मानता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण हमें दिखाई देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का, विदेश मंत्रालय का, और उसके साथ साथ गृह मंत्रालय और आपके डिफेंस मिनिस्ट्री का। तो कहीं ना कहीं पे मेरे नज़र में ये बहुत ही शानदार एक परफॉर्मेंस वाला ओरिएंटेड वाला सरकार होगा, और उसके परफॉर्मेंस का रूपरेखा और झलक अगले 100 दिन के अंदर हमें दिखाई देगा। बेशक अगले 100 दिन के अंदर दिखाई तो देगी, लेकिन अनिल जी एक्सपेक्टेशन जो है, उम्मीदें हैं बहुत हाई हैं। आगे आने वाले वक्त में अगर हम बात करें बड़े चेहरों की जो जिन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उनके सामने भी बड़े चैलेंजेस होंगे और ये सोच समझ कर ही दिया गया होगा, उनको भी अपने आप को साबित करना होगा। लोग हो सकता है आगे अयोध्या पर भी जब मामला आए, कभी वो हालात भी होंगे देश के सामने, कभी ना कभी उस पर तो फैसला हो सकता है इन 5 सालों में भी हो जाए, आगे हो सकता है इसको 370 पर आपसे बात की जाए, आपसे और भी चीज़ों पर बात की जाए, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत उम्मीद के साथ चुनकर भेजा है। तो इन चेहरों से बहुत उम्मीद है और इन चेहरों का परफॉर्मेंस इसमें बहुत बड़ी मददगार साबित होगा। कैसे देखते हैं? पल पल पर परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा अभी दत्ता साहब कह रहे थे कि नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम ये कहें कि बहुत अच्छा है तो शायद ज्यादा ठीक नहीं बैठता, क्योंकि व्यक्ति अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अच्छा खराब का जो एक मार्किंग होगी वो अगले 100 दिन नहीं, मैं तो कहता हूं अगले 2 साल 3 साल तक जनता धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ रुकेगी और रिजल्ट का वेट करेगी। देखिए, इस सरकार के साथ 2 डायरेक्शन है। एक तो जो परसेप्शन चुनाव के दौरान बन गया था, राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद का परसेप्शन और बन नहीं गया था, बनाया गया था इसी सरकार के द्वारा, इसी पार्टी के द्वारा, जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट ही नहीं किया, सर आंखों पर लिया और बढ़ चढ़कर पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ सरकार को पुनर्गठन कराया है। तो एक तो उस राष्ट्रवाद के तहत, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 2-4 मेन फैक्टर हैं, उसमें देखिए धारा 370 के लिए जनता ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। अगर 100 दिन नहीं, मैं तो कहता हूं 1 साल तक में भी अगर उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ते हैं, धारा 35A की तरफ कदम नहीं बढ़ते हैं, एनआरसी मुद्दे पर अगर सरकार का कदम नहीं बढ़ता है, जैसा पिछला 1.5-2 साल का रवैया रहा, ढुलमुल रवैया रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डांट लगाई है, केंद्र सरकार को लगाई है, तो बयानबाजी तो बहुत होती रही, लेकिन कदम कहीं ना कहीं पीछे खिंचते रहे। तो अब उस पर परफॉर्मेंस रहेगा। और उससे बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब जनता उसको 1 मिनट सोचने का मौका नहीं देगी, वो अब केवल रिजल्ट चाहती है, वो मंदिर मुद्दा नहीं, मंदिर चाहती है। तो एक डायरेक्शन में तो यहां जनता समझौता करने के मूड नहीं है, और दूसरा जो रास्ता है उसमें समस्याएं देश में हर समय बहुत होती हैं, चैलेंज होते हैं, लेकिन 2 सबसे प्रमुख समस्या है, एक किसान समस्या है, एक बेरोजगारी है। किसानों के लिए तो आज बात किया उन्होंने, आज पहले ही वही मैं कहना चाह रहा था, सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन रखना शुरू कर दिया है। और जल्दी वो जो पेंशन स्कीम है
वो उसको अभी लागू करने ही मतलब जा रहे हैं। नहीं इमरान जी, आप नहीं समझ पा रहे। देखिए ये ठीक है, इसका स्वागत है, सरकार ने बनते ही इससे एक संकेत दे दिया कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपके बारे में करना चाह रहे हैं। लेकिन पेंशन या इस तरह की लुभावने जो एक छोट-मोट जिसको कहते हैं ना गिफ्ट देना, इससे किसानों की समस्या परमानेंट समस्या नहीं हल होगी। किसानों की समस्या जो उपज है, किसानों की जो पैदा है, किसानों की जो खेती करने के तरीके हैं, उसमें सुधार कैसे होगा, जो मोदी जी ने खुद बता रखे हैं, उस पर कदम बढ़ना चाहिए। और उससे बड़ी जरूरत है कि हमारे यहां जो पिछले 5 सालों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी आई थी कि रोजगार कैसे पैदा हो, नए नए रोजगारों के लिए किस तरह के तरीके अपनाए जाएं, उस पर इस सरकार को बहुत विचार करना होगा, और जल्दी तेजी से कदम आगे बढ़ाना। ठीक है सर।